नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब खुश हो गए। आज संडे भी है और आप लोगों के लिए आज रीजनिंग का प्रीवियस पेपर डिस्कशन लाया हूँ। एसएससी जीडी का जो 2019 में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। और उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूँ। स्क्रीन पे एक बैनर शो हो रहा है। 8 तारीख से 8 सितंबर से नया बैच आ रहा है। स्पेशली ये बैच नून के लिए है, जो आफ्टरनून बैच में चलेगा, आफ्टरनून रहेगा। और इसमें स्पेशल 0 लेवल से मैथ्स आ रहा है। एसएससी सीजीएल के लिए प्रीलिम्स मेंस को लेकर के रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके भी ऑफलाइन क्लास चालू हो चुके हैं। और शुक्रिया सभी को, तहे दिल से शुक्रिया कि आज 5 सितंबर है और टीचर्स डे भी। आप लोगों ने इतना सारा मैसेज भेजा और कॉम्प्लीमेंट दिया, इसके लिए सच में तहे दिल से शुक्रिया। और हम लोग चाहते हैं कि आप इसी तरह से हमारे ऊपर जो है प्यार बरसाए रखो और मैं आप लोगों के लिए भी अच्छा से अच्छा काम कर सकूं। और चाहे वो कंटेंट हो, प्रीवियस पेपर हो या हम लोगों का लेक्चर हो, ये सब कुछ आपके सामने आते रहे। तो ये जो है आपके सामने जो बैनर है, आप लोगों के बीच जो भी दोस्त हैं या जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको शेयर कीजिए। बताइए एकदम बेसिक लेवल से पढ़ें, मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है। एक बार नहीं, दोबारा पढ़ें, रिवीजन करें, ठीक है। और 10 तारीख से इंग्लिश का भी लेक्चर चालू हो रहा है एकदम बेसिक लेवल से। तो जो भी नए बच्चे ज्वाइन किए हैं उन लोगों को भी इंग्लिश का एकदम बेसिक से मिल जाएगा। अब आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ जो डिस्कस करना है। तो आज आपको पता ही है कि एसएससी जीडी का कंप्लीट पेपर जो 2019 में पूछा गया है 2019 में, उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे और फिर एक एक क्वेश्चंस को लाना है और वो सारे क्वेश्चंस को बनाने हैं। और बनाने के साथ साथ ये भी देखना है कि क्वेश्चंस को कैसे बनाना है और इसमें कितने क्वेश्चन छोड़ने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले इसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कंप्लीट क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी जीडी जो अभी वैकेंसी आया हुआ है, जिसका एग्जाम अपकमिंग मंथ्स में होगा, तो उसकी चर्चा करें। तो देखो, एसएससी रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 25। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस। और आप लोग जो भी एग्जाम देंगे, ये ध्यान रखिए कि रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कि माइंड सेट कर लीजिए, जिस तरह से पिछले टाइम क्वेश्चन आया हुआ है, हार्डली एक क्वेश्चन छूट सकता है, बाकी 24 क्वेश्चन बना सकते हैं। 24 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बनेगा ही बनेगा, ये बात मान लीजिए। हाँ, कुछ जगह देखा गया, मैंने उस क्वेश्चन को एनालिसिस किया कि एक दो जगह पे पजल का पार्ट है, ठीक है ना, पजल का पार्ट है, जहां पर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, बट अभी वो डिस्कस करेंगे। और ये भी आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझे। तो आप याद रखिए 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, बाकी अदर में भी 25 होता ही होता है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि प्रॉपर अभी से ही माइंड सेट कर लो, प्रॉपर
प्लान कर लो कि रीजनिंग में मुझे कितना बनना चाहिए, जीके में मुझे कितना बनेगा, इंग्लिश में कितना बनेगा या हिंदी में। दो पेपर होते हैं, दोनों में से किस में कितना बनेगा और मैथ्स में कितना बनेगा। अभी से ही पिछले कट ऑफ के हिसाब से आप माइंड सेट कर लीजिए कि कितना क्वेश्चन का हमको स्कोर करना है। अगर आप ऐसा स्कोर कर लोगे, डेफिनेटली आपका रिजल्ट जो है आपके पास रहेगा। कोई इसमें दो राय है ही नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा, और उतना कोई डिफिकल्ट लेवल पेपर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम 10th लेवल पे है, 10वीं लेवल पे है, 10th बेसिस पे है। तो जो बच्चा मान लो CHSL की तैयारी कर रहे हैं, CGL की तैयारी कर रहे हैं, वो तो यहाँ पे काफी अच्छा स्कोर कर देंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जो बच्चा 12th बेसिस पे फॉर्म भरे हो, 10th पे भरे हो, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से करो, ठीक है ना। और बाकी जो तैयारी कर रहे हैं हायर लेवल की, उनके लिए तो कुछ है नहीं, काफी अच्छा स्कोर होगा, राइट ना। तो ये सारी चीजें को आप अभी से ही दिमाग में फिट कीजिए, टारगेट कीजिए, मॉक टेस्ट देना चालू कीजिए। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम इनसाइट ऐप पे अवेलेबल हो चुका है, तो वहां से मॉक टेस्ट भी देना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। और पढ़ाई रोज का रोज लगातार एक सीक्वेंस में मेहनत करनी है। ये मत सोचिए कि एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम आ गया तो फिर हम पढ़ाई करना चालू कर देंगे, हॉल टिकट आएगा तो पढ़ाई करना चालू करेंगे, या फिर ये कोविड का सिचुएशन है, कोविड में हो सकता है फिर से लॉकडाउन लगेगा तो एग्जाम एक्सटेंड होगा, वो सब दिमाग से निकालिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर दीजिए, ठीक है। और आपके लिए जब भी हमारा बैंकिंग हॉलीडे होगा या जब भी हमारा वीक ऑफ होगा, तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया चीजें, नया रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रीवियस पेपर या सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस, जो भी हमारी साइड से होगा, हम आपके लिए डेफिनेटली लेके आएंगे। तो अब हम क्वेश्चन राउंड को स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को लाएंगे, उस क्वेश्चन को एकदम बारीकी से देखेंगे और कैसे बनाना है वो भी चीजें लेके चलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन अब स्क्रीन पे शो करेंगे और आए कि क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते चलिएगा, राइट। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट is related to the third in the same way as the second number is related to the first number। अब देखिए क्वेश्चन काफी आसान है, आपके स्क्रीन पे है, और ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, तो ये जस्ट अभी हमने मॉर्निंग बच्चे को एनालॉजी का क्वेश्चन कराया है, जिसमें सिमिलर रिलेशन होता है। क्या होता है? सिमिलर रिलेशन होता है। कई टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे 9 को क्या लिखा है? 100। अब अगला ये सिमिलरिटी का सिंबल है, यानी कि ये कंप्लीट सेट है, और 30 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। ये पूरा का पूरा सेट होता है। क्या होता है? और ये सेट में इसका रिलेशन इसके साथ है, क्लियर है? इसका रिलेशन इसके साथ है, ये भी एक पूरा सेट बनेगा और इसका सिमिलर रिलेशन यहाँ पे होगा, बराबर ना। और इसको एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब आप ऐसा मत कीजिएगा, बैंक एग्जाम में कुछ बच्चे इसको प्रोपोर्शन की तरह सोच लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से देखना है, इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, इसका रिलेशन आगे क्या होगा। आपने क्या देख रहे, ये क्या है? 100 है, और ये 100 क्या है? 10 का स्क्वायर होता है। 10 का, अगर हम 9 + 1 कर दे तो 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100। तो सिमिलर, अगर 9 में 1 ऐड हुआ तो 13 में 1 ऐड करते तो कितना हो जाएगा? 14, और 14 का स्क्वायर 196। 196। तो आपका जो आंसर आया, ये क्या आ गया? 196। बिल्कुल राइट है, जो आपके ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर, क्लियर? मेरे ख्याल से अब इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट तो होगा नहीं। हाँ, आप ये सोचेंगे कि इस टाइप का एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, जीडी में कितने क्वेश्चन होंगे,
मैं आपको बता देता हूं, आपके एसएससी जीडी में जो है इस टाइप के 3 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है। पहला नंबर बेस्ड, दूसरा अल्फाबेट बेस्ड, तीसरा जीके जीएस, और कभी कभार 4 भी आ जाते हैं जो नॉन वर्बल यानी कि फिगर बेस्ड होता है। क्या होता है? तो याद रखिए ये 4 आने की पॉसिबिलिटी होते ही होते हैं। तो ये क्वेश्चन का मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया, मोस्ट ऑफ ओवरव्यू दे दिए, और एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है और एग्जाम में इजी भी आता है, और ये क्वेश्चन पजल टाइप के होते हैं, राइट ना। यहाँ से यहाँ पे दिमाग लगाया, आगे फिर से बना लेंगे। क्लियर? तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो बच्चे को इसको लिखना है फटाक से लिख लीजिए। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा, अगर जाए तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसका है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और इसमें देखिए क्या लिखा है, d इज इक्वल टू 3 और g इज इक्वल टू 6 और f u n इज रिलेटेड टू 38। कुछ ऐसा क्वेश्चन है। अब क्या होगा, सोचना पड़ेगा। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ए बी सी, अगर इसका न्यूमेरिक वैल्यू 1 होता, इसका 2 होता, इसका 3 होता, इसका 4 होता, ठीक है, इसका 5 होता, उसके बाद इसका 6 होता, और जी का क्या होगा? 7 होगा। तो जी को इसने क्या लिखा है आपके क्वेश्चन में? 6। क्या लिखा है? हो गया, इतना समझ में आया ना, काफी है। अब जो डी होता है 4, उसको क्या लिखा? 3। जो जी होता है 7, जी 7, तो इसको क्या लिखा? 6। यानी कि अल्फाबेट का जो न्यूमेरिक पोजीशन है एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इस तरह से है ना। तो यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 15 यही चलेगा ना, 17 18 डॉट डॉट ऐसे चलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फन है, एफ यू एन है, एफ कितना होता? 6। इसको क्या लिखा होगा उसमें? 5। यू कितना होगा? ऐसे ये होता है 6, यू होता है 21 और एन होता है 14। इससे एक एक कम करेंगे, 20 और 13, आपस में सभी का सम कर लो, देखो 38 हुआ। तो क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है प्रेसिडेंट, पी आर ई एस आई डी ई एन टी, प्रेसिडेंट है। क्या है? प्रेसिडेंट है, पी आर ई एस आई डी ई एन टी। ई पी कितना होगा? तो देखो P16 आर 18 E5 S19, देखो I 9 4 5 14 20। अब एग्जाम में कैसे बनाना है, एग्जाम की बात करूंगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। क्लियर ना? ऐसे नहीं, ऐसे तो क्या इसको हर कोई सम करेगा, सम करने के बाद फिर से माइनस करेगा, नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना जरूरी है। तो देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करोगे, 2-3 तरीका है। हमारे बच्चे तो इसको फास्ट कर सकते हैं, डिजिट बेस्ड कैलकुलेशन कर लेंगे, फटाक से उसका आंसर आ जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं, इसमें देखो कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एक एक तो सब में से कम होगा ना, यानी कि 9 तो कम हो जाएगा,
मान लो ये 9 को हमने क्या कर दिया, गायब। अब इसको सम करना है, तो देखो यहां से इसका सम 23, ठीक है, इसका सम 35, इसका सम 9 प्लस फिर से 23 और इसका सम 20। तो आखिर ये जो भी सम होगा, खाली गलती नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन तो जानते हो मैं कैलकुलेशन करके पूरा का पूरा नहीं बताता। ये हो जाएगा 9 4 13 23 और ये 20, ठीक है। तो ये जो भी आप अब इसको सम करोगे ओवरऑल, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 30 90, 101, 101 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन हो सकता है आगे पीछे, बट कुछ भी नहीं है। ये सब क्वेश्चंस को एकदम आसानी से आप लोग बना लेते हो, ठीक है ना। ये लिख लीजिए इसको। अभी देखिए, अब जो है आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? और क्वेश्चन नंबर 3 काफी आसान है, हाँ, बट ये है, टॉपिक पहले बता दिया जाए कौन से क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से है, किससे? ये क्लासिफिकेशन से। और ये जो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन सेम एनालॉजी के जैसा ही आता है और उतना ही आता है, 2 3 3 तो रहते ही रहते फिर से इसमें भी। और ये क्वेश्चन पीछे रीजन क्या होता है ना, कि मतलब बच्चा इंगेज रहे, ठीक है, उस तरह से ये सब टॉपिक को इसमें शामिल किया जाता है। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, 4 ऑप्शन है और लिखा भी है विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि इस ऑप्शन में से कौन सबसे अलग है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं 7 345, दूसरा ऑप्शन है 5 125, तीसरा देखा जाए 3 27, चौथा 7 29, बराबर। अब देखिए आपको ये तीनों का तो समझ में आ रहा, ये सबके सब क्या हो रहे हैं, क्यूब ऑफ नंबर, 5 का क्यूब यानी 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, क्लियर ना, क्यूब है। लेकिन इसका क्यूब तो आपको पता है कि इसका क्यूब होता है 343 होता है, क्या होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यही जो है अलग हो गया ना, ऑड मैन आउट टाइप का, यही क्वेश्चंस हो गए ऑड मैन आउट टाइप का। तो आपका आंसर क्या हो गया, क्लियर ना। तो अब देखो, अब हम उन बच्चे को सजेस्ट करना चाहूंगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन ये सब आते हैं तो 4-5 चीजें आपको हमेशा होना चाहिए, स्क्वायर, क्यूब, रूट, उसके बाद नंबर सिस्टम का पूरा नॉलेज होना चाहिए, डिवीजन रूल आपको पता होना चाहिए, टेबल पता होना चाहिए, तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर लेते हो एग्जाम में बिना टाइम गमाए। आप विद इन 10-20 सेकंड में कई सारे मेथड से इसको परख सकते हो, चेक कर सकते हो, राइट। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। किसका है वो, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का। और उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसको आप चाहे तो आसानी से खुद से बना सकते हैं, बट 1-2 कंडीशंस होते हैं, वो दोनों कंडीशंस को फॉलो कराइए तो बन जाता है।
तो देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जो मैं अभी जस्ट यहीं पे बता देता हूँ, ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोग भी उस बातें को ध्यान में रख करके क्वेश्चन को बना सकते हो। तो देखो पहला बात क्या है कि इसमें टोटल कितने पर्सन है वो बात ध्यान में रखो। तो देखो इसमें टोटल जो है 2 4 6 U V W X Y Z, टोटल 6 पर्सन है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे sitting around a circle facing towards center to each other, facing towards center to each other। तो टोटल 6 आदमी है। मैंने बना लिया, देख लो 6 प्लेस फिक्स कर लिया। अब कंडीशन पे आते हैं, ठीक है, कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन 2 तरह का दिया हुआ होता है, एक वैसा कंडीशन होता है जो फिक्स नहीं होता है, और एक वैसा कंडीशन होता है जो फिक्स होता है। तो हम दोनों से चाहे तो देख सकते, फिक्स वाले से भी देख सकते, बिना फिक्स वाले से भी देख सकते, हम दोनों से देखते हैं, ताकि आपको मैं दोनों से लेके चलता हूं। ये देखिए क्लियर, हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन को लेके चलते हैं। एक्स इज बिटवीन जेड एंड वी, एक्स जो है जेड और बी के बीच में है। एक तो ये कंडीशन हो सकता है, दूसरा v यहां पे आएगा, z यहां पे जाएगा, बट x तो बीच में ही रहेगा ना। तो मैंने दोनों कंडीशन ले लिया, देखो हो गया, दोनों में से कोई एक राइट होगा, एक अलग हो जाएगा। अब क्या है, u इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ x। अब देखो ये सर्कल है, सब फेसिंग टुवर्ड क्या है, सेंटर है। तो हमारा जब सेंटर की तरफ फेसिंग होता है तो हमारा राइट इसका राइट होता है, हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट है। ये देखो ना, ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे, तो ये लेफ्ट हो गया, बराबर। अब क्या कह रहा, u इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ x, x ये है, इसका पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, यहाँ पे कौन आ गया, u। सेम चीज यहाँ पे भी, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, यहाँ पे क्या आ गया, u। अब देखो एंड सेकेंड राइट ऑफ y। अब देखो एंड से जुड़ा हुआ है तो u के बारे में बता रहा है, u जो है ना y का क्या है, सेकेंड, y का सेकेंड किधर है, राइट में। अगर y इस जगह पे होगा तो पहला राइट दूसरा राइट, सही है। यहाँ पे भी y आता है तो पहला राइट दूसरा राइट, बिल्कुल सही है ना। अब बच कौन गया, तो बच गया है इसमें से आपकी टोटल 6 नाम है, कौन कौन है u v w x y z, है ना। तो इस जगह पे कौन बैठेगा, इस जगह पे कौन बैठेगा। तो ये क्वेश्चन में कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं करा, ये बैंक एग्जाम में क्वेश्चन होता तो आपको इंपैक्ट कर जाता, तो वहां पे क्वेश्चन उसमें सेट किया जाता है। तो अब देखिए u का भी नाम आ गया, v का भी नाम आ गया, w नहीं आया है, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी बच गया। अब जब w बच गया उसके लिए एक पोजीशन भी खाली है, एक पोजीशन भी खाली है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन कह रहा है हु इज फेसिंग x, x को फेस कौन कर रहा है, कौन कर रहा है यहाँ पे भाई, कौन कर रहा है, इतना तो पता है, सामने सामने एक दूसरे को बैठा हुआ है। तो इसका आंसर आप क्या कर लेंगे, W जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है, कहां पे है, ऑप्शन सी में अवेलेबल है। तो आप इसका अब जो है आंसर कर सकते हो ऑप्शन सी। अब रही बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकता है सिटिंग अरेंजमेंट जो पूछा जाता है नॉर्मली 3 से 4 टाइप के होते हैं, एक सर्कुलर होता है, दूसरा स्क्वायर शेप होता है, तीसरा लाइन शेप होता है, एकदम एक क्यू में बैठा हुआ है, फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ साउथ, फेसिंग टुवर्ड आउटसाइड इनसाइड, राइट ना। तो ये सब पॉसिबिलिटी होते हैं और इसमें कई तरह से क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था, इसका आंसर आपके सामने है और आप इसको लिख लो। और जो बच्चे आगे पढ़ते चलेंगे तो वो सब चीजें आपके क्लास में आ जाएगा कि सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चंस कितने कितने टाइप का आते, काफी हाई लेवल तक के हो जाते हैं। बैंकिंग का तो रीजनिंग काफी हाई होता है, उसके कंपेयर में तो ये तो कुछ है ही नहीं। जो बच्चा बैंकिंग का रीजनिंग पढ़ ले वही सबको आंख मूंद के टाइम से पहले बना लेगा। क्लियर? तो आप इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले लेक्चर, अगले क्वेश्चन पे, नोट लेक्चर में। ठीक है, लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है ये भी पजल का क्वेश्चन, समझे, पजल का है। जैसे इससे पहले भी पजल था, ये भी पजल है। इसको आप बोल सकते हो ये भी अरेंजमेंट ही है, बट ये अरेंजमेंट का तरीका अलग है। इसका टेबुलर फॉर्म बोल सकते हो, टेबुलर फॉर्म बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकन है, बट समझ में आ जाएगा, कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या कर रहा, नाम है, दिया नाम है, have 5 subject in her academic, namely इसका नाम जो है, पांचों सब्जेक्ट का जो नाम है वो मैं यहां से मेंशन करता हूं। वो है A, B, C, D, E। क्लियर ना? ये 5 सब्जेक्ट है और ये पढ़ाई करती है मंडे टू फ्राइडे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। क्लियर? ये मैंने लिख दिया। अब देखिए आगे, एक दिन में ये एक ही सब्जेक्ट पढ़ती है, ओनली वन सब्जेक्ट विल बी स्टडीड। क्वेश्चन क्या है, डी और ई फर्स्ट और लास्ट में नहीं रहता है। इसका मतलब है कि जो है डी और ई दोनों फर्स्ट में भी नहीं रहता है और लास्ट में भी नहीं रहता है। मतलब डी और ई यहाँ पे भी नहीं रहेगा, डी और ई इस जगह पे भी नहीं रहेगा। जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम उसी को कर रहे हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। हाँ, पॉसिबिलिटी जो होगा उसको कैरी करेंगे, अगर पॉसिबिलिटी नहीं कैरी करो तो आंसर गलत होने के चांस हो जाते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे दो चीज आता है, एक इंग्लिश वर्ड है फॉलो। कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम में रीजनिंग की तैयारी करेंगे वो कंफ्यूज कर जाते हैं, प्रीसीडेड फॉलोड का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है बाद, ठीक है ना, या आफ्टर। क्लियर? अब देखिए कह रहा है E should be immediately followed by C। E जो है C के बाद आता है, हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। E जो है immediately followed by C। E जो है E immediately followed by E immediately followed by C। ठीक है, E immediately followed by C। E जो है immediately followed करता है किसका? C का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? C और E। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है अगला जो है वो है फॉलोड बाय सी। बी शुड बी इमीडिएटली आफ्टर डी। अब देखो यहाँ पे क्या रखा है, आफ्टर भी रखा है, फॉलोड भी वर्ड रखा है। सीधा कहें तो फॉलोड रखता नहीं तो आफ्टर रखता है, बट बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है। बी शुड स्टडी इमीडिएटली आफ्टर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड ध्यान रखना, इमीडिएटली भी है, इमीडिएटली भी है और फॉलोड भी है, और इमीडिएटली आफ्टर है, इमीडिएटली फॉलोड है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। अब देखिए बी शुड बी स्टडी इमीडिएटली आफ्टर डी, यानी कि डी के बाद में क्या आता? बी आता। डी के बाद में क्या आता? बी आता। ओनली वन सब्जेक्ट बिटवीन ए एंड बी। अब जो है ए और बी के बीच में कितना सब्जेक्ट है? ए और बी के बीच में कितना सब्जेक्ट है? एक ही सब्जेक्ट है।
तो ए और बी के बीच में जब ए एक सब्जेक्ट है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे डी आ जाएगा कि तो यहाँ पे इमीडिएटली लगा हुआ है, क्या लगा, इमीडिएटली लगा हुआ है। तो अब आप इस चीजों को देखो, तो सी ई ए डी बी, ठीक है। अब आपका कंडीशन क्या मैच कर रहा है, देखो डी और ई फर्स्ट और लास्ट में तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दे सी ई ए डी बी, बताइए अब आपका कंडीशन भी मैच कर रहा है। इसके बीच में कितने हैं, एक है। अब ये इसको फॉलो करता है, ये इसके बाद में है, और ये सारा का सारा कंडीशन एकदम फुलफिल हो चुका है। बाकी अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन की बात आती है, क्वेश्चन क्या कहता है, वन सब्जेक्ट स्टडी बिटवीन ए एंड बी, क्या है वन सब्जेक्ट, वो तो हो गया। क्वेश्चन क्या है, देन विच सब्जेक्ट इज इमीडिएटली रीड आफ्टर मंडे। अब ये नाम पे आ जाइए, मंडे के बाद, मंडे के बाद, समझ में आ रहा है ना, मंडे के बाद, यानी कि मंडे के बाद कौन, ट्यूसडे, मंडे के बाद कौन, ट्यूसडे, और ट्यूसडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ई। तो आप इसका आंसर क्या कर लेंगे, ई कर लेंगे। तो आप इसका, ये दोनों क्या था, पजल था, सिटिंग अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चंस है। अगर बुक में देखेंगे तो ये इस तरह से डिजाइन किया मिलेगा, ऐसा मिलेगा, तो ये टेबल फॉर्मेट में हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन थे, तो अभी आप इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम आसानी से बन जाएगा। तो आप इसका आंसर ई कर सकते हैं, जो ई कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। किसमें है, सी। आई होप समझ में आ गया होगा। यही होता है थोड़ा सा पॉसिबिलिटी, ये चीजों को थोड़ा देर में ध्यान में रखनी है। बाकी फॉलोड का मीनिंग क्या हुआ, एक ही क्वेश्चन में दो टाइप से पूछ दिया, एक जगह पे फॉलोड लगा दिया और दूसरी जगह पे आफ्टर लगा दिया। तो ये सब बातें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कल को हो सकता है प्रेसिडेंट भी लगा देगा, प्रीवियस भी लगा देगा, नेक्स्ट भी लगा देगा, राइट ना। तो ये सब बातें आ सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर को लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। हाँ, देखिए अपकमिंग क्वेश्चन आपके सामने काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और आई होप आप समझिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, और इतना तो आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन में कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन में, एकदम आसान है। आसान क्या है, अभी कुछ ही टाइम पहले डिस्कस करा कि आपके एसएससी एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, उसमें एनालॉजी क्लासिफिकेशन एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। बट डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ नहीं, 3 में से एक क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, 4 में से एक क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन इजी होते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है क्या है, वेयर प्लेस, यानी कि वेयर मीन्स कहां, तो जगह का नाम आएगा। कब, कब तो टाइम शो कर रहा है ना, कब तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। वेयर मीन्स कहां, कहां मतलब प्लेस, कहां मतलब मुंबई, दिल्ली, पटना, कलकत्ता। कब तो टाइम आएगा, चाहे वो ईयर का टाइम हो, डे का टाइम हो, एग्जैक्ट टाइम हो। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीजों को। अब तो इसका आंसर आप क्या कर लेंगे, इसका आंसर आप जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 कर सकते हैं। समझ में आया। तो इसमें कुछ लिखने पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं था। हाँ, ये बात अलग है कि एनालॉजी जब भी आप पढ़ोगे तो उसके कुछ कैटेगरीज होते हैं, जो कैटेगरीज वेबसाइट पे पढ़े, उस वेबसाइट के कैटेगरीज को अच्छे से पढ़ लीजिए, तो उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, और ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है, समझे, बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं फिर अपकमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं था, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 काफी आसान है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं। बट ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में वेन डायग्राम आते ही आते हैं, समझे। हर एक एसएससी के कोई भी एग्जाम में वेन डायग्राम पूछा ही पूछा जाता है। इवन एसएससी में 2 तरह के वेन डायग्राम होते हैं, एक तो डायरेक्ट वेन डायग्राम का रिलेशन पूछेगा, रिलेशन पूछ देगा। दूसरा वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कर देता है, ग्राफ रहेगा, उसमें नंबरिंग किया रहेगा, उसमें डॉक्टर, इंजीनियर,
मैरिड, अनमैरिड कपल, समथिंग करके क्वेश्चन आते हैं। अगर इसमें ये चीजें रहेगा तो बता देंगे, नहीं रहेगा तो आगे देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रेड और फ्लावर, ठीक है, क्लोथ। क्या सोच रहे इसके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? रेड तो फ्लावर भी हो सकता है, और रेड तो, अब सारे के सारे फ्लावर तो रेड नहीं हो सकते हैं ना, और सारे के सारे क्लोथ भी रेड नहीं हो सकता है, और रेड जो है पूरा का पूरा इसमें भी नहीं आ सकता, कुछ अदर भी चीजें होंगी, अदर भी चीजें होंगी, ठीक है, अदर भी चीजें हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो ये जो ऑप्शन 1 जो दिया हुआ है, ये जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 है, एग्जैक्ट शो कर रहे हैं ना कि ये भाई ये फ्लावर हो गए, ये रेड हो गया, और ये विजिबल ना, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। इतना तो सेंस तो लगाना पड़ेगा, और इसके कुछ 100-150 क्वेश्चंस पीडीएफ में पढ़े हुए, बुक में पढ़े, प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, समझे। ये क्वेश्चन कोई खास डिफिकल्ट नहीं था। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास नोट, अगले क्वेश्चन, बार बार क्लास का आदत लगा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आ चुका है, ये स्लॉग्स का क्वेश्चन है, सेलुलिज्म का है। सेलुलिज्म आपके एग्जाम में 2-3 टाइप, अभी तो 4 टाइप भी बन चुका है, पूछे जाते हैं। पहला रियल क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, पॉसिबिलिटी, तीसरा रिवर्स क्वेश्चंस होते हैं, आज जिसका नाम रिवर्स सेलुलिज्म कहा गया है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन, बट आपके एसएससी, एनटीपीसी, ये सब एग्जाम में नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जो बस फर्स्ट या सेकंड लेक्चर, 2 लेक्चर में आप समझ जाते हो। बट इसको देखें तो ये एकदम आसान क्वेश्चंस है। और एक जो होता है सिलॉग्स का क्वेश्चन, जो इसी में पूछा भी गया हुआ है, पूछा गया क्वेश्चन से, जस्ट वो बता भी देंगे। तो टोटल जो 4 टाइप का होता है, चारों टाइप के क्वेश्चन इसमें है, जिसमें 2 टाइप इसमें है, 2 टाइप इसका पार्ट नहीं है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ऑल बॉल, इसके नाम पे मत जाना, बीट्स, ऑल बीट्स कार, क्लियर ना, ऑल है। अब सिंपल है ना, बात इस क्वेश्चन, इसको तो क्वेश्चन आसान है, कोई भी बना लेगा। अब देखिए क्या है, सम कार आर बॉल, ये कार का कुछ पार्ट ये बॉल हो रहा है कि नहीं, ये देखो कुछ पार्ट ये बॉल हो रहा है कि नहीं। अगर हम बोल दें ये इंडिया है, दिख रहा है उधर इंडिया है, तो इंडिया का कुछ पार्ट मुंबई है ना, तो ये हो गया, मान लो ये इंडिया है तो इसका कुछ पार्ट मुंबई है, यानी कि ये कार पूरा है तो इसका कुछ पार्ट क्या है, बॉल है। मान लो पूरा कार है, कार का ये हेडलाइट नहीं है क्या, हेडलाइट हो सकता है ना, तो हो गया ना, उसी तरह से मान लो। तो क्या है, सम कार आर बॉल, ट्रू हो गया पहला जो है कंक्लूजन, सम वाला ट्रू है। दूसरा इसमें नंबरिंग छूट गया है, ऑल बॉल्स आर कार। अच्छा बताओ, सारे के सारे बॉल भी तो कार हो रहा है, इसको बोल सकते ऑल मुंबई इंडिया, सिम ऑल बॉल कार, दूसरा भी ट्रू हो गया। तीसरा क्या है, ऑल कार्स आर बॉल, अरे सारे के सारे कार कैसे बॉल होगा, सारे के सारा इंडिया मुंबई हो सकता है क्या, इसी में तो नहीं सिमटा हुआ है ना, तो ये तीसरा गलत हो गया। तो इसका मतलब है आपका जो आंसर करना है ये ऑप्शन डी करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ट्रू है। और ऑप्शन डी ट्रू है, नो, ऑप्शन सी ट्रू है, ऑप्शन सी ट्रू है। और ये इसी में ये दोनों लिखा हुआ है ना, 1 एंड सेकेंड फॉलो, क्लियर। तो लिख लीजिए, ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। देखिए अभी अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कितना आसान है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइव। अभी जस्ट ऑड मैन आउट जो हमने अभी नंबरिंग में किया था, याद होगा, क्यूब था, 5 का क्यूब 125। सेम टू सेम क्लासिफिकेशन में भी 4 टाइप के क्वेश्चन, नंबर बेस्ड, ये जीके बेस्ड है, जनरल नॉलेज बेस्ड है। इसमें देखिए ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, 4 जो ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें क्या है, इसमें क्या दिया है, अगर आप देखें हैंड, ब्रदर, सिस्टर,
लायन, लायनेस, ये क्या मेल और फीमेल है, रिलेशन में क्या है, मेल और फीमेल है, बट ऑप्शन सी जो है, ठीक है, बियर, कब, ये यंग वन है, एनिमल और उसका यंग वन का केस है, तो इसमें जो है अलग क्या निकल गया, सी निकल गया, तो इसलिए आप इसका आंसर जो है सी कर सकते हो। क्या है ये, एनिमल एंड यंग वन, मतलब जानवर और उसके बच्चे का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। और ये चीजें पूरा जीके बेस्ड है, ये छोटी मोटी चीजों को आपको याद रखना पड़ता है, इससे कि आपका जीके बेस स्ट्रॉन्ग होता है और इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए आप। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग 3 पार्ट में, वर्बल, नॉन वर्बल, तो ये नॉन वर्बल का पार्ट है, और नॉन वर्बल 2 पार्ट होते हैं, एक लॉजिकल, दूसरा एनालिटिकल, ठीक है। एनालिटिकल में जो हाई लेवल की रीजनिंग बोलते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब हाई लेवल का है, बैंक पीओ मेंस एग्जाम में आते हैं, बट ये नॉन वर्बल का पार्ट है। इसमें कुछ नहीं करना है, जो फिगर दिख रहा है, फिगर क्या दिख रहा है, एन शेप में दिख रहा है, एन लिखा हुआ दिख रहा है, क्वेश्चन फिगर जो है एन है। अब ये कौन से ऑप्शन में नजर आ सकता है, कौन से ऑप्शन में आप एन बना सकते हो, यही चीज को फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, बी में एन बन जाएगा, बी में एन बन जाएगा, तो सर कैसे पॉसिबल है, ये देखिए ऑप्शन बी का इसी तरह फिगर है ना। अब देखिए एक ऐसा, और ये पूरा का पूरा इस लाइन तक टच हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, ये देखो इतने पे देखो, ये ऐसा और इस तरह से बना कि नहीं, बाकी तो छोड़ दो पार्ट, बाकी तो हमने बनाया ही नहीं है, तो बन गया ना, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, तो इसको बोलते हैं फिगर एम्बेडेड। फिगर बेस्ड 5 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, फिगर फॉर्मेशन, कंप्लीशन, ग्रुपिंग, ठीक है, काउंटिंग, COUN, काउंटिंग, और फिगर फाइंडिंग, यानी कि एम्बेडेड, जो अभी आपको मैंने सिखाया। ये 5 टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और 5 में से 3 क्वेश्चन तो इसमें से रहता ही रहता है, 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है, जिसमें से अभी इसमें भी 2 क्वेश्चन है, इसी में से एक एक करके। तो ये चीजें आगे धीरे धीरे आते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ओवरऑल टोटल 25 क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग हैं, और ये सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, सीरीज का। आई होप बन जाएगा, ये सीरीज काफी आसान है, बट अभी हाल ही में एक बैच में हमने कहीं पे सीरीज का लेक्चर भी लिया है, रॉन्ग टर्म नाम भी लिया है, रॉन्ग टर्म सीरीज है ये, ठीक है, ये रॉन्ग टर्म सीरीज है और काफी आसान है, और इसमें पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, अब बताइए ना 24 के बाद होना क्या चाहिए, 27, और ये भाई साहब ने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया इन्होंने, 28, तो क्या 28 आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका रॉन्ग टर्म क्या है, 28 है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है 28 आपका आंसर, क्लियर। तो कुछ नहीं है, रॉन्ग टर्म आजकल बहुत फेमस है, रॉन्ग टर्म अभी हर एग्जाम में अक्सर पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर बी है, क्लियर। तो ये डिटेल से लिख लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन वर्बल क्वेश्चन, फिर से आगे नॉन वर्बल सेक्शन आगे, रीजनिंग के नॉन वर्बल सेक्शन का ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या चला है, क्वेश्चन नंबर 12 है। आपको नॉन वर्बल सेक्शन के हर एक यूनिट पता होना चाहिए। ये जो सेक्शंस हैं
पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का पार्ट है। पेपर कटिंग अलग चीज है, फोल्डिंग अलग चीज है। फोल्डिंग अलग चीज है। तो इसमें क्या हुआ कि आपको एक ट्रांसपेरेंट शीट दिया है, जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ये ट्रांसपेरेंट शीट होता है, अक्सर स्क्वायर में देता है, कभी सर्कल में भी दे देता है। और ये ट्रांसपेरेंट शीट में सोचो ये दो पार्ट है, ये दो पार्ट है। अब क्या हो रहा, ये दो पार्ट में इस तरह के लकीर बने हुए हैं, जो मैं कोशिश करता एकदम सेम टू सेम बनाऊं, बने हुए। और एक का यहाँ पे ऐसा है और दूसरे का इस जगह पे ऐसा है, बराबर लगभग सेम दूरी पे। हाँ, एकदम सेम दूरी पे है। ठीक है, अब क्या करो, इसको इधर मोड़ो, इसको इधर मोड़ो। यहां से ये फोल्ड हो रहा है, मान लो यहां से ये फोल्ड हो रहा है, यहां से ये फोल्ड, किधर भी फोल्ड करो, इधर करो या इधर करो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, किधर भी करो। एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेफ्ट टू राइट फोल्ड या राइट टू लेफ्ट फोल्ड, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा रुकिए, किसका फोन आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट फोल्ड आता है। अब इसमें जो है आपका क्वेश्चन का आंसर क्या करना रहेगा, आंसर करें तो ये पार्ट अगर इधर आता है तो ये ब्लैक वाला लाइन को हम फिर से इस पे आ ही जाएगा ना, ये पूरा का पूरा। और ये ऊपर वाला है तो ये यहां से ऐसे निकल जाएगा, और ये नीचे वाला यहां से नीचे आ जाएगा। तो अब बताइए मुझे, इस तरह का, अब ये तो ब्लैंक हो जाएगा ना जब ये फोल्ड हो चुका है, तो ये डॉटेड लाइन बन जाएंगे। और ये जिधर से रहता है फोल्ड करता है वो डॉटेड लाइन होता है, मतलब ये ऐसे फोल्ड हुआ है, इस तरह से फोल्ड हुआ है। तो इस तरह का आपके ऑप्शन कौन है, ऑप्शन, और ये आपका आंसर। क्लियर, तो आप समझ ही गए होंगे। और ये नॉन वर्बल का पार्ट है, समझे ना, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। और एसएससी में वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल तीनों आते हैं। अभी के टाइम पे तीनों आने लगे, एनटीपीसी में भी आया था, ग्रुप डी के एग्जाम तक आए थे। तो अब मान के चलिए हो सकता है इस बार एसएससी जीडी का एग्जाम होगा तो एनालिटिकल के पार्ट भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि वो नहीं कर सकते। इस बार नहीं करा, लेकिन इस बार हो सकता है कर देगा। तो आप इसको लिखिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी देखो, अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, काफी आसान क्वेश्चन है, काफी लंबे चौड़े दिख रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग का है, किसका है, कोडिंग डिकोडिंग। अभी इससे पहले मैंने कराया जो FUN का पार्ट था, फिर अभी ये क्वेश्चन में फिर से कोडिंग डिकोडिंग आ गया। तो दो क्वेश्चन देखो कोडिंग डिकोडिंग का आ चुका है। तो आप लोग ना इस तरह से एग्जाम को एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, मुझे कैसी तैयारी करनी है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा, थोड़ा मैं कुछ यहाँ पे ये देखो, एस को क्या लिख रहा है, एस को लिख रहा है, नहीं हो पा रहा, एस को लिख रहा है ये टी, एस को क्या लिख रहा है ये टी, बराबर ना, एस को क्या लिख रहा है टी। यानी कि एस के लिखने पे, एस को लिखने पे ये एक भी गैप नहीं दिया, एक भी गैप दिया ही नहीं। अब क्यू के बाद, अब जो क्यू है, अब जो क्यू की बात, क्यू को क्या लिख दिया इसने, एस, क्या लिख दिया एस। अब क्यू को जब एस लिखा, क्यू के बाद आर को गैप दे दिया ना, इसमें एक भी गैप नहीं था, बट इसमें एक गैप किया है। उसी तरह से यू के बाद, यू के बाद, यू जो है आपका, यू जो है, यू को ये क्या लिख रहा है एक्स। अब जब ये यू को एक्स लिख रहा है, यू के बाद देखो वी डब्ल्यू, दो को गैप दिया, दो को गैप दे दिया ना। तो अभी क्या देखो, पहला में एक भी गैप नहीं, जब दूसरे लेटर पे आए तो एक गैप, तीसरे लेटर पे आए तो दो गैप, मतलब जितना लेटर उससे एक कम गैप होता है, एक कम गैप होता है, बराबर ना। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे बनाएंगे, तो देखो इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाने के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे TRIN है GLE। लेटर कितना 1 2 3 लिख लेते हैं, 1 2 आपको समझाने के लिए, 3 4 5 6 7 8, बराबर ना। अब मुझे ये बताओ, अगर जल्दी से बनाना चाहते हैं, जल्दी से, तो
हम एट रैंडम टी को क्या लिखा जाएगा, टी डायरेक्ट, जैसे यहां पे था एस का टी तो टी का यू, यू आखिर यू तो सारे ऑप्शन में है ना, टी भी सारे ऑप्शन में है, यू भी सारे ऑप्शन में, टी भी सारे ऑप्शन में, इसको चेक करने से कोई फायदा नहीं हुआ था। अब देखो एल भी सारे ऑप्शन में, चेक करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब आगे देखो एफ एक जगह है, बाकी जगह ई है, तो चेक कर लेते हैं। अभी यहां तक तो मेरा हो चुका है, अब बचता ये चौथा लेटर है। चौथा लेटर तो हमारे पास 3 गैप होगा, यानी कि ए के बाद देखो दिख रहा है सामने, हाँ बी सी डी, तो ई आ जाएगा। अपना आंसर क्या ई वाला हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, एस लगभग हर में किसी में सेम है भाई, क्या कितना ये देखो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस किया है, ठीक है। अब हम इसी को डायरेक्ट लेते हैं ना, 7वां लेटर है सेकेंड लास्ट, एल के बाद देखो एम एन ओ पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा सेकेंड लास्ट लेटर एस होगा। क्या होगा, सेकेंड लास्ट लेटर एस होगा। उसके बाद इसको देखा जाए तो 7 गैप होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकन था। तो देखो ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम, आखिर ऐसे सब में था, फिर भी मैंने ऑप्शन भरने के लिए मैंने लिख दिया। अब आपके पास बच क्या गया है, ये वाला पार्ट। आपको एग्जाम में एक्चुअली इतना ही चेक करना चाहिए था, बाकी सब लगभग सेम था। तो देखो जी के बाद मैं यहां से लिखता हूं 5वां गैप एच आई जे के एल एम, तो देखो एम एस एम, एम एस एम कहां पे दिख रहा, एम एस एम दिख रहा है ऑप्शन सी में, बट ऑप्शन बी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ई के जगह एफ रखा हुआ है, इस ई के जगह एफ रखा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया। आई होप ये समझ गए होंगे, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है, कुछ ज्यादा खास है नहीं, कोडिंग डिकोडिंग है, तो ये क्वेश्चन आप बना लोगे इस तरह से। एक इजी रहता है तो एक डिफिकल्ट देगा ही देगा, ये सब तो रूल ही है एग्जाम का। लिख लीजिए इसको। देखिए अपकमिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्लासिफिकेशन, फिर से क्लासिफिकेशन आ गया। आपको पता है कि सबसे ज्यादा हम इसमें डिस्कस करने के लिए दो ही चीज का नाम ले रहे हैं, तो वो क्लासिफिकेशन नहीं तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एनालॉजी। अब देखिए क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ चुका है, काफी आसान है, सी एफ इसी पे लगता है बन जाएगा, पी आर वी एक्स एच जे, मैं दो ही लिया हूं, अगर लेना है तो ले लेते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। यही ऑप्शन है ना, देखो सी के बाद ई ई एफ, पी के बाद क्यू आर, वी के बाद डब्ल्यू, एच के बाद आई, एक एक का गैप है बट यहाँ पे 2 का गैप है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये अल्फाबेट पे था, क्लासिफिकेशन था बट क्लासिफिकेशन अल्फाबेट टाइप का था। हाँ लिख लीजिए। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 फिर से रॉन्ग सीरीज आ चुका है। हाँ ये बात बोलूं कि ये जो नंबर वाला सीरीज है, ये जो नंबर वाला सीरीज है, आपके एग्जाम में ये सीरीज ना बैंक एग्जाम में मैथ्स का पार्ट होता है, बट अदर एग्जाम में चाहे वो रेलवे हो एसएससी हो, ये सब में रीजनिंग का पार्ट होता है। तो जो बच्चे बैंकिंग का देखते हो ये मत सोचना कि सर मुझे मैथ्स में सिखाया और यहाँ पे ये चल रहा, नहीं, ये दोनों मैंने उस टाइम पे भी क्लियर किया था। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, कुछ लोग को मैंने ये क्वेश्चन रात को स्टेटस में भी लगाया था, तो बहुत बच्चे ने रिप्लाई भी किया, समझे, और सभी ने राइट रिप्लाई किया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी लिखता हूं, 1 1 2 6 24 121 720 5040 40320, मैंने सीक्वेंस टॉप टू बॉटम लिखा है, टॉप टू बॉटम। अब इसका देखा जाए तो आंसर क्या होगा, ये देखो 1 into 1 1, 1 into 2 2,
2 into 3 6, 6 into 4 4, अब into 5 तो 24 into 5 कितना होना चाहिए? अब 120 into 6 बिल्कुल सही है, into 7 ये भी सही है, और into 8 ये भी सही है। आपके ब्रैकेट में कौन कौन सा है? दो, एक ये है और एक ये है। तो ये तो सही है, ये गलत है, और ये क्या है? सही है। तो आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट ब्रैकेट ऑफ नंबर इज करेक्ट एंड सेकेंड फर्स्ट ब्रैकेट ऑफ नंबर फ्रॉम लेफ्ट यानी कि इधर से इधर की तरफ फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है और सेकेंड जो है करेक्ट। तो ऐसा बात है, कौन से ऑप्शन में लिखा है तो आप मुझे बता सकते हो। ये जो है ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी में है, तो आप इसका आंसर सी कर सकते हो। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप इसको लिख लीजिए, इसमें ज्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 काफी आसान है। अब इसको कौन नहीं आंसर देगा, कौन नहीं आंसर देगा? आखिर इसमें भी क्या है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, सेलॉक्स जैसा ही पार्ट है, सेलॉक्स का ही पार्ट है, बट इसमें ट्रू और फॉल्स कर दिया। अब बताइए, द गेटवे ऑफ इंडिया, अब कंफ्यूज मत होना, एक तो गेटवे ऑफ इंडिया है और एक इंडिया गेट है, दो अलग अलग है। कुछ बच्चे इसको देखेंगे तो सोचेंगे कि भाई दोनों में कुछ सिमिलर तो नहीं निकाल रहे हो। ठीक है, क्या लिखा है? द गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई। स्टेटमेंट है, आपको मानना पड़ेगा, भले वहां पे कुछ भी लिखते हैं, स्टेटमेंट को आपको मानना ही पड़ता है, चाहे वो प्रोबेबल भी होगा तो भी आपको मानना है। मुंबई इज इन इंडिया। अगर इसको डायग्राम बनाओ तो देखो, देखो यहाँ पे गौर से, ये मुंबई, ये मान लेते इंडिया है, इंडिया में ये मुंबई है, और मुंबई में ये क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। क्लियर ना? अब जो है स्टेटमेंट का तो आपने बना लिया। अब देखिए कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन, द गेटवे ऑफ इंडिया इज इन इंडिया। अरे भाई इंडिया में तो यह है, बराबर ना? तो एक ये टाइप का भी सॉल्व होता है, इसको भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बोलते हैं। और ये क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। इसका ऑप्शन लिख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि फिर से वही, जब फोटो आ जाए समझिए नॉन वर्बल का पार्ट है, और फिगर कंप्लीशन है, इसमें दो ही रूल काम करता है। कहे तो चार साइड, इस फिगर को चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, चार पार्ट में। अब होता क्या है, कहे तो इसका ये वाटर इमेज बनेगा, नहीं तो ये इसका मिरर इमेज बनेगा, बराबर। कभी कभार डायगोनल भी बन जाता है, मिरर इमेज वाटर इमेज, बस। तो यहाँ पे देखे ना, तो ये ऊपर का पार्ट नीचे की तरफ गिर रहा है ना, झुक रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे भी सेम है, जो यहाँ पे बना हुआ फिगर है, जो यहाँ पे बना हुआ फिगर है, इसको हम वाटर इमेज ही कंसिडर कर लेते हैं, या इसका ये मिरर इमेज दोनों बन रहा है, ठीक है ना? तो इसको हम अगर देखें तो ये फिगर ऐसा है, फिर यहाँ से ये लाइन कहाँ से कहाँ तक क्रॉस किया, इस तरह से क्रॉस किया, इसको इसने क्रॉस किया है, और ये यहाँ पे मिल गया और ये यहाँ पे मिल गया, बराबर ना? तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा। आपको पता है ये लाइन ऐसा क्रॉस हुआ है तो ये लाइन ऐसा क्रॉस हो जाए, ये इसको क्रॉस कर देगा, ये इसको क्रॉस कर देगा, और ये यहाँ पे मिला देगा और यहाँ पे मिला देगा। तो इस तरह का कहाँ पे है, इस तरह का कौन सा ऐसा फिगर है जिसको आप आंसर करने की कोशिश करोगे तो इसका जो है आंसर देखा जाए तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूं भाई। देख लो, ये ऐसा 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 और ऐसा है कहीं पे। अब तो क्लियर हो गया, विजिबल है ऑप्शन सी, बराबर। तो याद रखिएगा वाटर इमेज, और इस तरह से लेफ्ट टू राइट मिरर इमेज, टॉप टू बॉटम वाटर इमेज। क्लियर ना?
तो यही दोनों दो दो कॉन्सेप्ट पे आंसर आ जाते हैं इसके बराबर। कभी कभार डायगोनल चलता है तो वो हर जगह इसका समझ लो मिरर इमेज ही है। वाटर इमेज मतलब क्या, बॉटम से मिरर लगता है तो वाटर इमेज होता है, टॉप से मिरर लगता है तो वाटर इमेज होता है, साइड से मिरर लगता है तो उसको मिरर इमेज बोले। तो बट है तो सब तो मिरर का ही इमेज का ही रिफ्लेक्शन है ना, बराबर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए। अब देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है और ये मिरर इमेज का पार्ट है। किसका पार्ट है? मिरर। अभी जस्ट वाटर मिरर इमेज ही चल रहा था इसके पहले क्वेश्चन में, बट मिरर इमेज भी 3 टाइप से पूछे जाते हैं अक्सर, लेटर बेस्ड, नंबर बेस्ड, फिगर बेस्ड। तो ये जो क्वेश्चंस है ये क्या है, अल्फाबेट बेस्ड है, AIM। सोचो AIM, इसको मिरर इमेज बनानी है, मिरर। तो बताओ ए का मिरर इमेज कैसा बनेगा, A B B C D, इसी तरह से ना। मिरर इमेज का रोल क्या है, फिगर लेफ्ट टू राइट में चेंज होता है, राइट टू लेफ्ट में, नो चेंज टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, इसमें कोई चेंज नहीं होते, और डिस्टेंस मेंटेन, इसका यही 3 रूल होता है, समझे ना। तो मिरर इमेज में ये चेंज होता है, वाटर इमेज में ये चेंज होता है, क्लियर ना, ये चेंज होता है, फिर ये कांस्टेंट होता है। आप इमेजिन खुद से कर सकते हो, जब तालाब के किनारे जाते हो ना तो आपका, क्लियर ना, टॉप टू बॉटम हो जाता है, उल्टा खड़ा लगते हैं हम लोग। और मिरर इमेज में क्या, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो राइट दिखता है, जो राइट है वो लेफ्ट दिखता है, टॉप टू बॉटम। आईने के सामने क्या हम सीधा ही जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि हम उल्टा होके जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, पांव के बल ही जाते हैं, और उसी तरह उधर भी दिखता है। तो वही है रूल, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चेंज होता है, और टॉप टू बॉटम कांस्टेंट होता है मिरर इमेज में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो, इसको कैसे बनाओगे, MIA। तो आपका आंसर कहाँ पे दिख रहा है इस तरह से, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन है फर्स्ट, इसका ऑप्शन फर्स्ट हो गया और यही आंसर हो गए, क्लियर। तो इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं, आई होप ये भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 अल्फाबेट सीरीज का पार्ट है। किसका पार्ट है, अल्फाबेट सीरीज का पार्ट है। ये क्वेश्चन को अगर आप बनाने जाते हो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अल्फाबेट बेस्ड है, PCRFTIVLXO। नेक्स्ट पूछा जा रहा क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, एकदम आसान है, ऐसे देखो, PRTVX, आगे क्या चल रहा है, P के बाद Q को छोड़ दिया, S को छोड़ दिया, U को छोड़ दिया, W को छोड़ दिया, X के बाद Y को छोड़ देगा, क्या लिख देगा, Z, यानी फर्स्ट लेटर क्या होगा, Z होगा। आपका आंसर 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, ZR नहीं तो ZQ, ZR नहीं तो ZQ, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखो C के बाद DEFGHIJKLMNOPQR, क्लियर। तो इसका आंसर ZR हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, और इसका ऑप्शन क्या है, C है, ऑप्शन C है, लिख लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अपकमिंग क्वेश्चन जो है, अपकमिंग क्वेश्चन फिर से सीरीज का आ चुका है, ये क्वेश्चन सीरीज का है फिर से, और सीरीज आपके एग्जाम में फिर से ये भी 3 टाइप के होते हैं रीजनिंग में, अल्फाबेट सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज और नॉन वर्बल सीरीज, बराबर ना। और इसके अलावा मिक्स करके भी देते हैं, अल्फाबेट न्यूमेरिक मिला के भी दे देते हैं, समझ में आया ना। तो ये सीरीज काफी आसान है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ यहाँ पे कुछ बातें को ध्यान में रखना होता है। जैसे देखिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस जगह से। टोटल कितने 4 बॉक्स है, पहला, दूसरा,
गौर से देखो, इसमें 0 इस जगह पे है, अगले में 0 यहाँ पे है, अगले में 0 यहाँ पे है, ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे आएगा, यानी कि तो ये चीजें कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है? बोलोगे सर एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है, जो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है। बस इतने पे ये काम हो गया, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं पड़ा, एकदम आसान क्वेश्चन, समझे? बाकी अब देखा जाए तो देख सकते हो ये जो फिगर है ये इसका अपोजिट हो रहा है, ठीक है ना? तो इस बेस पे भी आप आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे तो इसका यहीं पे आंसर आ गया, तब ज्यादा टाइम वेस्ट करके क्या फायदा, आप आंसर कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? लिख लीजिए इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन फिर से क्लासिफिकेशन, एनालॉजिफिकेशन सीरीज, ठीक है? इसमें क्या चल रहा है कि 4 ऑफ द मतलब 4 दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस है, और उसमें से एक डिफरेंट है। आपको पता है कि वोल्ट, VOLT वोल्ट, हम लोग इसमें वॉल्यूम है, फोर्स है, पावर है, लेकिन वोल्ट हम लोग करंट में ये यूनिट को यूज करते हैं, ठीक है ना? तो वोल्ट जो है वहां पे यूज होता है, बाकी सब नॉर्मल वर्ड्स, फोर्स, पावर, वॉल्यूम ये सब नॉर्मल है, बट वोल्ट को हम लोग एज अ यूनिट यूज किया जाता है, कितने वोल्ट का करंट के लिए यूज किया जाता है। और मैंने आपको लिखाया भी था क्लासिफिकेशन एनालॉजी में कि आप SI यूनिट, मेजरमेंट यूनिट, ये सबको याद कर लो, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में आने ही वाला है। जो मैंने लिखा है सामने सामने वही क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। क्लियर ना? लिख लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। आई होप यहाँ पे भी फिर हम वही बात कर रहे हैं, एनालॉजी क्लासिफिकेशन। यहाँ पे देखिए 22 में आपको लिखाया था कंट्री एंड कैपिटल, हाल ही में लिखाया था, जो 2 दिन पहले का ही लेक्चर का है, सैटरडे संडे, गए सैटरडे संडे को कराया है, और सैटरडे को या फ्राइडे को कराया, आज संडे है, ठीक है ना? आज 5 सितंबर है, 2 दिन पहले की बात है। लिखाया था कि आप कंट्री और कैपिटल को याद कर लो, या स्टेट एंड प्लेस का नाम याद कर लो। तो यहाँ पे देखें तो फ्रांस, फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? आई होप इतना तो पता होगा, पेरिस है। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन देखा गया है, फ्रांस इज कॉल्ड पेरिस इन द सेम वे। अब कौन सा ऐसा है ऑप्शन जिसमें जिसमें कंट्री और कैपिटल का रिलेशन है, कैपिटल का रिलेशन है? आप बोलोगे सर इंडिया, ये तो हर कोई इंडिया का ही बच्चा मुंबई कभी टिक करेगा क्या? कभी करेगा? कभी नहीं करेगा, उसको पता है इंडिया का दिल्ली होता है, ये तो होगा नहीं। अब 3 है, चाइना के युआन, वो तो उसका करेंसी है, रियल करेंसी। तो आगे अब एक ही बच जाता है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी कंट्री एंड करेंसी का भी नॉलेज होता, कंट्री एंड करेंसी का भी नॉलेज होता, तो आप क्यूबा का जो कैपिटल का नाम है वहां बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्यूबा का कैपिटल है, ये कैपिटल है। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए। और समझ गए, मैं जितना बता दिया करता हूं, जितना मैं कैटेगरीज लिखा दिया है, जितना कैटेगरीज लिखा दिया गया है, आप उतना करिए ना, दिक्कत नहीं होगा। अरे 25 का 25 एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता, ये रियल है, ये हर कोई आज सुन रहा है, लेकिन 25 में से ना 23 क्वेश्चन 100% हम एग्जाम में बना लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप की एग्जाम के लिए बात कर रहा हूँ, इस टाइप के एग्जाम के लिए बैंकिंग वाले बच्चे तो 25 का 25 बना लेंगे, राइट? तो इसको लिखिए, फिर हम चलते अगले क्वेश्चन पे। हाँ, देखिए अपकमिंग क्वेश्चन नंबर 23 है, यानी कि आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन।
ठीक है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। सीरीज काफी आसान है भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन है। ऊपर का पार्ट देख लो, न्यूमरेटर का पार्ट देख लो, 2 4 8, ये है ना, 10 12, क्या हो जाएगा 14। और 14 कौन से ऑप्शन में है भाई, एक ही ऑप्शन में है 14, तो बाकी क्यों टाइम वेस्ट करने का। 14 अपॉन जो भी है समथिंग आंसर करके निकल जाओ ना, और आपको पता है इसका आंसर 14 अपॉन 15 होगा। तो ये क्या है, न्यूमेरिक सीरीज है। और ये जो पूछा गया नेक्स्ट टर्म पूछा गया, क्या पूछा गया, नेक्स्ट टर्म। इससे पहले जो पूछा था वो क्या था, रॉन्ग टर्म। और कभी कभार पूछा जाता है मिसिंग टर्म। क्लियर ना, ये 3 टाइप के अक्षर होते हैं। कभी कभार एसबीआई में पूछा गया है पैरेलल सीरीज, 2 सीरीज को एक साथ चला है, एक जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा दे तो उसको पैरेलल सीरीज बोलते हैं। अल्टरनेट सीरीज, डिफरेंट डिफरेंट भी आते हैं, बट ये इसी तीनों टाइप में सब आते हैं। क्लियर ना, लिख लीजिए। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपके पास इस एग्जाम में 3 था, पजल टाइप का क्वेश्चन 3 था, 2 अरेंजमेंट पे था और एक मंडे ट्यूसडे स्टडी वाइज ABCD था। ये तीनों सिटिंग अरेंजमेंट के पार्ट थे, बट बेसिक पार्ट थे, कोई हाई लेवल का पार्ट नहीं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन करें, 6 फ्रेंड्स है PQRST and U सिटिंग इन अ क्लोज सर्कल। अब देखो कभी कभार सर्कल बोलता है, कभी कभार क्या दे दिया, क्लोज सर्कल। अरे क्लोज सर्कल मतलब क्या, सर्कल है थोड़ी ना उसमें दरवाजा लगा होगा, है सर्कल दरवाजा तो लगा होगा नहीं, तो क्लोज क्लोज ही होगा ना, बंद होगा। अब देखिए फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, इसमें सेंटर लगता है 2 बार टाइप हो चुका है सेंटर। सच दैट फेसिंग टू ईच अदर, बिल्कुल सही है। P फेसिंग S, यानी कि देखो गौर से, पहला काम क्या होता है, 6 दोस्त है, 6 का सीट पहले ही डिसाइड कर लेनी है। क्लियर, P जो है S को फेस करता है। क्लियर, P जो है S को फेस करता है। अब आगे देखो, यहां पे है R इज सिट बिटवीन P एंड Q। R जो है बैठता है P और Q के बीच में, आपको पता है R अगर बैठता है P एंड Q के बीच में, P यहाँ पे, Q अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे R आ जाएगा। अब बताओ, एक और कंडीशन बन रहा है ना, अगर इधर R होगा तो इधर Q होगा ना। जब तक आपको नहीं आता है कंडीशन अलग बना लेंगे, ठीक है ना। तो हम एक और कंडीशन बना लेते हैं और वो इधर बना लेते हैं छोटा सा, देख लो PSRQ बन गया। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा, आगे का लाइन, U इज सिट बिटवीन P एंड T। U जो है बैठता है, U जो बैठता है P और T के बीच में, P और आगे बोला जा रहा है T जो है T के बारे में, इज सिट इमीडिएट ऑफ S। S के बाजू में, S के बाजू में राइट में बैठता है। किधर बैठता है, राइट में, लेफ्ट नहीं है। अगर आप यहाँ पे T को बैठा दोगे ना तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मतलब है T यहाँ पे बैठेगा तब तो ये राइट हो गया। और जो है अब क्या होगा, इसके बीच में कौन बैठता है, P और T के बीच में, यानी कि ये गलत हो चुका है। और अपना आंसर का सही डायग्राम, क्वेश्चन का सही डायग्राम ये है। अब पूछा क्या गया, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ R। R का राइट में कौन है, Q है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसका आंसर क्या कर लोगे, Q कर लेनी है। और ये कौन से ऑप्शन में है, A में। यही आपका क्या हो गया आंसर, लिख लीजिए, लिख लीजिए। फिर चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट तक देखते रहिए, और लास्ट तक आपने देख भी लिया।
ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी एग्जाम के रीजनिंग के 2019 का जो फर्स्ट सिटिंग हुआ था उसी का ये क्वेश्चन है, और ये आज का आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है। इसको बोल सकते हो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसको क्या, सिंबल को हेराफेरी करके इक्वल टू करना है, बराबर करना है, और ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 100 डिवीजन 10 इंटू 100 माइनस 10 इंटू प्लस है क्या, प्लस है, प्लस 100। आखिर करना क्या है, सिंबल को बदलने हैं। अब जो ऑप्शन में है उसी को बदलना है, ऑप्शन को बदलना है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, इनटू को माइनस करो, इनटू को माइनस और माइनस को इनटू। तो भाई इसको इनटू को माइनस कर लेंगे, माइनस को इनटू कर लेंगे, तो ये देखो ठीक है। तो आपको यहाँ पे जब पुट करते हो तो मैं आपको बता दूं कि अपने को लाना कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 910, सॉरी 910। ठीक है, अब लास्ट हो चुका है तो रखड़ी दिखाने चालू हो गए दिमाग। ये देखो 910। अब करना है क्या, कर सकते हैं यहाँ पे, किसको कर सकते हैं, तो हम सीधा ना पहले एक ही ऑप्शन लेते हैं, प्लस माइनस वाले को लेते हैं। ठीक है, प्लस को माइनस करते हैं, माइनस को प्लस करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 10 आएगा। अब 10 गुना 100 करते कितना आ जाएगा, यहां तक में बोलो सर 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब ये आपका जो ऑप्शन में डायरेक्ट डी सेलेक्ट कर रहा हूं, प्लस एंड माइनस है, ये माइनस के जगह पे क्या कर ले, क्या इंटरचेंज करना है, प्लस, और ये प्लस की जगह क्या चेंज करना है, माइनस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, कुछ बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट में आंसर फटाक से क्योंकि आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो देखो 1010 माइनस ये 1000 ही भाई, हाँ 100, तो बराबर कितना हो गया, 910 हो गए, 910 हो गया ना। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन डी है यही राइट है। जस्ट मैं डायरेक्ट एक ही बार ऑप्शन तक ही बता दिया, लेकिन आपको अगर भी चेक करना है तो जैसे पहला ऑप्शन है इनटू और माइनस, इसको जो है माइनस कर लो, इसको इनटू कर लो, डायरेक्ट। अब देखो ये यहां से कट के 10 हो गया, 10 गुना 10, ये 10 गुना 100, 1000, 1000 गुना 10 ज्यादा हो गया ना, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। तो इसको डायरेक्ट ओरली कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 टाइप से आते हैं। कितने टाइप से होता है, 3 टाइप से आते हैं। और ये तीनों टाइप में जब हम आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखाऊंगा, ठीक है ना, तो मैं इस टाइप के कई क्वेश्चंस करा देंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। और ये सब एग्जाम से पहले, जीडी एग्जाम से पहले करा देंगे। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कंप्लीट जीडी के क्वेश्चन में क्या एनालिसिस हुआ। हर एक जगह में उस तरह से टॉपिक का नाम भी लेते गया, और आप एक बार इसको अच्छे से, जिसको दिक्कत है या कोई क्वेश्चन रॉन्ग है, भाई इंसान से गलती तो हो ही जाता है कभी कभार कुछ लिखने में, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ सही करने लायक करेगा तो मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा, और जहां पे लगेगा नहीं मेरा ही सही है तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो ये बात आप मान के चलिए। बाकी इस तरह के लेक्चर्स या जो भी चीजें हैं, जो फ्री का आप लोग को कंटेंट मिलता है, उसका कहाँ कहाँ पे सोर्स है, जैसे टेलीग्राम चैनल है या मोबाइल ऐप है, ये सब पे आपको मोस्ट ऑफ चीजें, अभी मॉक टेस्ट मोस्ट ऑफ सब फ्री चल रहा है, तो ऐप इंस्टॉल करके मॉक टेस्ट दीजिए, राइट ना। और पढ़ाई जोर शोर से लगाइए, रिजल्ट तो आ ही जाते हैं। रिजल्ट तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आता, इसमें नहीं आएगा अगले में आएगा। जो बच्चा तुरंत तैयारी करना चालू कर, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो बच्चा थोड़ा वीक है उसको थोड़ा और टाइम लगेगा, बट रिजल्ट आता है। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दे करके लास्ट तक देखा। और फिर मिलते हैं अगले वीकेंड्स पे, अगले छुट्टी के टाइम पे, जब हमको टाइम मिलता है तो फिर मैं अगला अब जो लाऊंगा
सिंप्लीफिकेशन का आगे कंटिन्यू करूंगा, जो लास्ट में 24 या 25 क्वेश्चन पे छोड़ा है वहां से आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। तो आज के लिए यहीं पे इतना ही रहने देते हैं। इसका पीडीएफ मिल जाएगा विथ आंसर के साथ। ये तो सिर्फ क्वेश्चंस आपके सामने है, और पीडीएफ कहां से मिलेगा उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शंस में। आप वहां से लिंक पे जा करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखो एंड फिर से शुक्रिया। ठीक है, टीचर्स डे को लेकर के। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।